मैं सच बता रही हूँ, जब हम लोग वो सुन रहे थे, जब हमारा झंडा आसमान में जा रहा था, जहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे भी मौजूद थे, हम बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। जो वो नीला झंडा ऊपर जा रहा था आसमान में, नीले आसमान में, तो बहुत प्राउड फील हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि हमने कुछ अचीव किया। तो इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट हम सब भारतीयों के लिए। वहाँ जब इस तरह से अपना झंडा गाड़ देते हैं, हमारे यहाँ कहावत है ना कि झंडा गाड़ दिया, तो आप लोगों ने वहाँ पे न्यू जर्सी में जो झंडे गाड़ दिए हैं, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। ये लोग भारत की छवि को खराब कर रहे हैं, ये लोग जो हैं हिंदुओं की इमेज को खराब कर रहे हैं। तो वो एक बात है कि भारत के नाम से जो लोग इसे गलतफहमी फैला रहे हैं। दूसरी बात है कि एंटी हिंदू है, तो ये भी गलत बात है कि एंटी हिंदू नहीं, ये हिंदू, ये किसी धर्म से निगड़ित नहीं है। अमेरिका जैसे देश में अब जब शिफ्ट होते हैं अपने इंडिया से, तो आप अपने साथ अपनी सारी चीजें लेकर आते हैं, अपनी लैंग्वेज लेकर आते हैं, अपना खान पान लेके आते हैं और साथ में ले आते हैं अपनी जाति भी। कोई भी अब किसी भी हमारा जो हमने यहाँ पे मोर्चे निकाले हैं, हर जगह हमारी महिलाएं आगे है झंडे लेकर, नारे लगाते हुए, और महिलाएं खुद भी आगे और अपने बच्चों को लेकर भी आगे है। जय भीम, द न्यूज बीक की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू एवरीवन, जय भीम। और ये आज हमारा एक इंटरनेशनल पैनल डिस्कशन है और आप जैसा तस्वीरों में देख रहे हैं कि नीला झंडा और अमेरिका का झंडा, यानी जो जय भीम का झंडा जिसे हम कहते हैं, इक्वालिटी फ्लैग जिसे हम कहते हैं, वो आसमान में लहरा रहा है। उसकी फ्लैग होस्टिंग हुई है अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में, वहाँ की जर्सी शहर में ये फ्लैग होस्टिंग हुई है। अमेरिका के जो नेशनल फ्लैग है उसके साथ में इक्वलिटी फ्लैग को फहराया गया और ये एक कम्युनिटी आप देख रहे हैं जो अम्बेडकराइट कम्युनिटी है वहाँ जो इसे होस्ट कर रही थी। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती और दलित हिस्ट्री मंथ यानी अप्रैल के महीने में इस तरह के तमाम इवेंट्स अमेरिका में हुए हैं। वहाँ बसे अम्बेडकरवादी और जो संगठन है, दलित बहुजन संगठन है, वो इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है हर भारतीय के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो न्याय में यकीन रखता है, जो समता में यकीन रखता है। तो उनके लिए ये एक जश्न का दिन था। तमाम लोग वहां पर इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इस पूरे कार्यक्रम पर हम बात करेंगे और खासकर जो एंटी कास्ट मूवमेंट है अमेरिका का, अमेरिका से लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। सिएटल में कास्ट को जो है प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल किया गया, डिस्क्रिमिनेशन पर बैन लगा और अभी कैलिफोर्निया में भी एंटी कास्ट बिल जो है वो सीनेट में है, जुडिशियल कमेटी उसे पास कर चुकी है और लगातार अच्छी अच्छी खबरें अमेरिका से आ रही हैं। अमेरिका एक वर्ल्ड लीडर है और वहां जो होता है उसका असर पूरी दुनिया पर होता है। इसलिए हम इस डिस्कशन में ये कोशिश करेंगे कि हम समझ सकें कि अमेरिका में जो हमारे लोग हैं, दलित बहुजन बैकग्राउंड के जो लोग हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी में यकीन रखने वाले लोग हैं, वो किस तरह से जाति के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन के साथी हैं जिनका शानदार काम है अमेरिका में और लगातार ये संगठन जो है एंटी कास्ट मूवमेंट को लीड कर रहा है। और भी बहुत सारे संगठन हैं वहां पर जो एक कलेक्टिव टीम की तरह काम कर रहे हैं। तो मैं आपको अपने मेहमानों से मिलवा देता हूं। हमारे साथ जो है मिलिंद अवसरमोल जी हैं जो कि अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन के डायरेक्टर हैं और तमाम जो जाति से जुड़े हुए मसले होते हैं या न्याय से जुड़े हुए मसले होते हैं उस पर मुखर रहते हैं। अक्सर हम इनको देखते हैं, सुनते हैं, तो एक जाना पहचाना नाम है। इनके अलावा हमारे साथ रीना खोबरागड़े हैं जो कि अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन की ही सदस्य हैं और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जो सोच थी कि महिलाओं की भागीदारी के बिना आप किसी आंदोलन को कामयाब नहीं बना सकते, तो उसमें एक बहुत ही मजबूत आवाज उभरी है रीना। तो आपसे भी हम जानेंगे कि किस तरह से आप लोग वहाँ काम कर रहे हैं। उनके अलावा नितिन सूर्या तले जी हैं जो कि अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन के डायरेक्टर हैं और वो भी लगातार बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए और अन्याय के खिलाफ जो है आंदोलन को मजबूत करने के लिए जुड़े हुए हैं, खासकर तकनीकी पहलुओं पर और जो सोशल जस्टिस का आइडिया है उसके प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। तो इन लोगों से मैं जानूंगा कि ये इवेंट क्या था और क्या इनकी आइडिया है। सबसे पहले आप सबको जय भीम और बहुत स्वागत है द न्यूज वीक पर आप सबका। जय भीम। जय भीम। जय भीम सुमित जी। जी, तो मिलिंद जी मैं आपसे शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कि ये तस्वीरें देखिए, मैं दोबारा अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा देता हूं। ये तस्वीरें जब हम लोग देख रहे थे, जब मैंने ट्विटर पर, फेसबुक पर ये तस्वीरें देखी, तो बहुत ही गर्व से भर देने वाला पल था कि हमारा इक्वालिटी फ्लैग जो है, जय भीम का झंडा हम इसे बोलते हैं, इक्वालिटी फ्लैग बोलते हैं, कि वो अमेरिका के इतने
प्रसिद्ध जगह पर, इतनी फेमस जगह पर ऐसे लहरा रहा है, तो वो अम्बेडकर वादियों की ताकत को भी दिखाता है, उनके संघर्ष को भी दिखाता है कि कैसे वो लोग यहाँ, जिनको तमाम तरीके की वंचनाओं से गुजरना पड़ता था, आज वो इतने अच्छे जगह पहुंच गए कि इक्वलिटी फ्लैग को होस्ट कर रहे हैं। ये कहानी क्या है इन तस्वीरों के पीछे, क्या हुआ था न्यू जर्सी में, आप हमें बताएं। हाँ जरूर सुमित जी। सबसे पहले मैं न्यूज़बिक के दर्शकों को यहाँ से अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन की ओर से सप्रेम जय भीम देता हूँ। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वाकई गर्व की बात है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इसकी जो बुनियाद है वो कई दशकों पहले रखी गई थी। तो एआईएम जो एक संगठन है जो यहाँ पे सक्रिय है कई दशकों से, राजू कामले जी जो हमारे काल कथित राजू कामले सर जिन्होंने इस मिशन को शुरू किया, जो संस्थापक अध्यक्ष है, तो वहां से जो सफर शुरू हुआ है, और शुरू में बहुत कम लोग जुड़े हुए थे क्योंकि इतने ज्यादा लोग थे नहीं हमारे देश के बाहर, यूएस में खास तौर पर, लेकिन जो भी थे स्टूडेंट्स थे या काम करने वाले थे यहाँ पे, उनको इकट्ठा करके इस मकसद को अंजाम देने के लिए आगे जो बढ़ने का काम किया है वो एआईएम ने, खासतौर पे राजू कामले सर और उनके अंडर जो मेंटीज है या जो उनके शागिर्द है, उन्होंने किया है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये पिछले साल का नज़ारा है, मतलब नज़ारा तो इस साल का, लेकिन इसको पिछले साल 14 अप्रैल को ये न्यू जर्सी में it was 14th April was declared as an equality day by the mayor of Jersey City in the program that on AIM's Jayanti event, and the Jayanti was held at the township of Jersey City, and that is where they saw the Dalit presence, they saw the energy and the passion, commitment that जो वहाँ के अम्बेडकराइट्स में उन्होंने देखी, तो उनका भी हौसला बढ़ गया और उन्होंने फिर तभी हमको यकीन दिलाया कि ये हर साल अभी इस तरह का जश्न मनाया जाएगा, जो हमने अभी देखा, जो इक्वालिटी फ्लैग जो है वो लहराया गया फ्लैग के साथ साथ। तो ये बिल्कुल फक्र की बात है। ये पिछले साल ये जर्नी शुरू हुआ था और आगे अभी बढ़ते ही रहेगा। तो भी जर्सी सिटी अभी और भी शहरों में जाके वी विल ट्राई एंड गेट देयर। Nitin, would you like to expand on more details about this? Jai Bhim Sumit ji, Jai Bhim Milind, and Jai Bhim to the viewers of Newsweek. Thank you once again. ये जो इवेंट शुरू हुआ, जैसे कि यहाँ के डिफरेंट अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशंस जो है, यूएसए एक बहुत बड़ा कंट्री है और काफ़ी सारे स्टेट्स है, और हर एक स्टेट में हम लोगों ने एक सोचा कि एक पहल करें कि बाबा साहब जी के विचारों को यहाँ से कैसे कनेक्ट करें। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए हमें इक्वालिटी एक ऐसा जरिया लगा कि इक्वालिटी की बात सभी समझते हैं। तो उस हिसाब से पिछले साल जो शुरुआत हुई, तो कई स्टेट्स में, जर्सी सिटी में जब हम लोगों ने प्रोक्लेमेशन किया, उसी साथ कम से कम 4 या 5 स्टेट्स में ये प्रोक्लेमेशन जारी हुआ कि 14 अप्रैल बाबा साहब जी का जो बर्थडे है वो एक इक्वालिटी डे मनाया जाएगा। 2-3 साल पहले सिमिलर अटेम्प्ट हुआ था, जैसे कनाडा में, कनाडा इटसेल्फ हैज डन द प्रोक्लेमेशन, जो कि कनाडा विल ऑब्जर्व 14 अप्रैल जो है वो इक्वालिटी डे बोल के मनाएगा। उस वक्त जर्सी सिटी में के जो जर्सी सिटी के मेयर से जो इंटरेक्शन जो होता है, यहाँ के इमिग्रेशन अफेयर्स कमेटी जो टीम है, उनसे जब हमने बात की, वो काफ़ी इंटरेस्टेड लगे और उन्होंने ये प्रोक्लेमेशन आगे मेयर के साथ प्रोक्लेमेशन रखा। और मेयर, क्योंकि हम लोग हर साल यहाँ के लोकल कम्युनिटी से पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप्स हुआ या विंटर क्लोथ डोनेशन का कैंप हुआ, हम लोग यहाँ के लोकल कम्युनिटी के साथ हम लोग मिंगल होने की कोशिश करते हैं। एंड सेम आगे चल के यही हुआ कि मेयर वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाबा साहब के काम से, तो उनको पहले ही मालूम था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हमने काफ़ी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे, यहाँ के रगर्स यूनिवर्सिटी में हुआ। तो एकेडमिशियन लेवल पे भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, कास्टिज्म के बारे में बातें हो रही है। तो उनसे प्रेरित होके ये जो इक्वालिटी डे का जो प्रोक्लेमेशन हुआ, वो एक माइलस्टोन था।
और इक्वालिटी डे से हम लोगों ने ये यहाँ के लोकल कम्युनिटी से जब कनेक्ट किया, तो जर्सी सिटी में ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जर्सी सिटी में इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा है। अगर देखें Right. कि साउथ इंडियन पॉपुलेशन जर्सी सिटी में बहुत ज्यादा है, और इमिग्रेशन अफेयर्स कमीशन जो जर्सी सिटी का जो है वो दे आर वेरी इक्वालिटी फ्रेंडली, वो काफी प्रमोट करते हैं इक्वालिटी को। और इसीलिए जब ये प्रोक्लेमेशन आया तो दे वर वेरी हैप्पी, लेट्स डू इट। और उसके बाद जो हमारा बाबा साहब अम्बेडकर जयंती इवेंट हुआ सिटी हॉल में, जहाँ पे जर्सी सिटी के जो इमिग्रेशन अफेयर्स कमीशन के जो काउंसिल मेंबर्स थे, अमल व्यास जी थे, विष्णु खिमराज जी थे, आपने देखा मीरा प्रिंस शी कुड नॉट कम, लेकिन स्वाति सावंत है, या वो जो कमीशन टीम आई थी वो उन्होंने काफी देखा हमारे जो पार्टिसिपेशन है, खासतौर से बच्चों का पार्टिसिपेशन हो। एंड उसका आगे चल के उन्होंने प्रॉमिस किया कि यहाँ के सिटी हॉल में हमेशा हम लोग फ्लैग होस्ट करेंगे, ब्लू फ्लैग होस्ट करेंगे यहाँ पे, जब भी चाहिए हम जयंती वहां जाके 14 अप्रैल वहां पे जाके मना सकते हैं। तो ये एक माइलस्टोन था, उन्होंने अपना प्रॉमिस अच्छे से निभाया। इस साल ये पहली बरसी है, लाइक वी कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ द इक्वालिटी डे प्रोक्लेमेशन। उस हिसाब से उन्होंने पहले साल ही खुद होके ये इनिशिएटिव लिया कि ब्लू फ्लैग होस्ट करेंगे। जो वो नीला झंडा ऊपर जा रहा था आसमान में, नीले आसमान में, तो बहुत प्राउड फील हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि हमने कुछ अचीव किया। तो इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट हम सब भारतीयों के लिए, हमारे लिए तो है ही, लेकिन हमारे सबके लिए एक बहुत ही गर्व की बात हुई। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और ये मैं इसको एक जर्नी की तरह देखता हूँ कि जो आसपास खड़े हुए जो लोग हैं, जो बहुत मुश्किल हालात से निकल के वहां तक पहुंचे हैं, और वहां जब इस तरह से अपना झंडा गाड़ देते हैं, हमारे यहाँ कहावत है ना कि झंडा गाड़ दिया, तो आप लोगों ने वहां पे न्यू जर्सी में जो झंडे गाड़ दिए हैं, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मैं इस पर और सवाल आगे लेने वाला हूँ। मिलिंद जी, एक सवाल मैं पहले इस पे पूछ लूं आपसे कि ये जो वहाँ की अथॉरिटीज की, जैसे आप मेयर का जिक्र कर रहे हैं, इमिग्रेशन अफेयर का कमेटी का जिक्र कर रहे हैं, तो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट बॉडीज को कैसे कन्विंस किया आप लोगों ने कि वी शुड सेलिब्रेट अंबेडकर जयंती एज इक्वालिटी डे एंड वी शुड हैव दिस ब्लू फ्लैग, इसका होस्टिंग करनी चाहिए, या जो भी आइडियाज रहे होंगे आपके, लोकल बॉडीज के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा था? हाउ डिड यू कन्विंस देम? तो जैसे नितिन ने कहा कि हम यहाँ पे सक्रिय है कई सालों से, हम जयंती तो मनाते ही हर साल, लेकिन उसके बावजूद हम एकेडमिया में हैं, हम इंडियन काउंसुलेट के साथ काफी नजदीकी से काम करते हैं। तो हमारी एक पहचान है यहाँ पे कि एक अम्बेडकरवाद को जो है हम आगे ले जाना चाहते हैं। अब दुनिया में अम्बेडकरवाद की पहचान हो रही है, लोग जानते हैं कि अम्बेडकरवाद, डॉक्टर अम्बेडकर का जो इनका जो काम है वो दुनिया में प्रसिद्ध, उसको पब्लिसिटी करने के लेवल का है। तो जो हमारे कॉल्स हुए थे इन ऑफिशियल्स के साथ, वो काफ़ी एनकरेजिंग थे, और ये जो इमिग्रेशन अफेयर्स कमीशन है उन्होंने काफ़ी एक अहम किरदार निभाया इसमें, कि उन्होंने दे प्लेड अ गुड लियाजन बिटवीन अस एंड द ऑफिशियल्स। बट I think at this point in time, Dr. Ambedkar and his image and his reputation itself is good enough if we take it to the right place, to the right office with the right approach. तो काफी सक्सेसफुल एंड काफी encouraging अनुभव रहा है वो with the city council officials. Nitin, you are involved in most of those discussions, so if you also want to add something to this. जी मिलिंद जी, प्लीज। समथिंग लाइक यहाँ पे आप सिटी हॉल या जर्सी सिटी के वेबसाइट में ही देखोगे तो एक प्रोक्लेमेशन की एक प्रोसेस है। यहाँ पे उनको एप्लीकेशन देना पड़ता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। सिमिलरली हम लोगों ने जैसे कहा कि ये इनिशिएटिव 3-4 स्टेट में एक साथ हमने करने की कोशिश की, तो इसी तरह से एक इनिशिएटिव, एक फॉर्मेट बना के स्टेट्स को भेजा गया, स्टेट्स के सिटी कमीशंस को भेजा गया। और यहाँ पे जैसे कि इमिग्रेशन अफेयर्स कमीशन जो एक फॉर्मेट बना के, इट वर्क्स एज अ सजेस्टिव बॉडी फॉर मेयर से इंटरेक्ट करती है ये कमीशन, और उनको सजेस्ट करती है, वो आगे प्रोक्लेमेशन ले जा सकती है। तो उनके जरिए अगर हम लोगों ने ये प्रोक्लेमेशन दिया तो वो उसकी वैल्यू ऐड हो गई।
और बिकॉज मेयर हमेशा से इंक्लाइन थे अम्बेडकर एक्टिविटी की तरफ से और इक्वालिटी की तरफ से, तो उन्होंने ये प्रोक्लेमेशन को अप्रूव कर दिया। लवली, बहुत बढ़िया। अब मैं रीना की तरफ आऊंगा। रीना, आपका बहुत स्वागत है। और अंबेडकर जयंती जब अमेरिका में मनाते हैं, अमेरिका के न्यू जर्सी जैसे बड़े राज्य में मनाते हैं, तो किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट करते हैं बाबा साहेब की जयंती को? तस्वीरें तो देख के हम उसका अनुभव कर पाते हैं, लेकिन आपके क्या इमोशंस होते हैं, क्या दिमाग में चल रहा होता है? हाउ डू यू सेलिब्रेट अंबेडकर जयंती इन यूएसए? फर्स्ट ऑफ ऑल जय भीम सुमित, और सारे न्यूज स्पीक के दर्शकों को हमारी तरफ से जय भीम यहाँ से, और बिलेटेड हैप्पी अंबेडकर जयंती टू यू ऑल। और जैसा कि अभी हमने इक्वालिटी डे मनाया, यूएन में भी प्रोग्राम किया, और उसके बाद में हमने बहुत बड़ा डिनर गाला यहाँ के बहुत ही बड़े बैंक्वेट हॉल में, जहाँ के हमारे यूएन के बहुत सारे जो गेस्ट थे जो अलग अलग देशों से यहाँ पर आए थे वो प्रोग्राम के लिए, वो सारे जो वहाँ पे अटेंड कर रहे थे। और ऐसे ही अलग अलग अमेरिका के राज्यों से आए हुए लोग भी हमारे साथ में अंबेडकर जयंती स्पेशली जो कल्चरल प्रोग्राम है वो मना रहे थे। तो जैसा इंडिया में मनाते हैं, हम लोग रैली निकालते हैं और फिर हम डांस करते हैं, बच्चों का भी पार्टिसिपेशन होता है, उसी तरह हम लोगों ने वो जो परंपरा है वो भी यहाँ पर रखी हुई है। हम पूरी कोशिश करते हैं एज एआईएम की टीम की तरफ से एकजुट होकर कि ऐसा कुछ प्लान करें हर साल, जहां पर कि ना सिर्फ बड़े आकर या बहुत जो फेमस प्रोफेसर्स है या हमारे गेस्ट स्पीकर्स है वो ही ना बोले, तो बल्कि जो छोटे से छोटा बच्चा हो उसका भी कंट्रीब्यूशन रहे, ताकि वो जब बड़ा हो तो उसे जब वो देखे पीछे मुड़कर तो उसे खुद पर भी प्राउड फील हो कि हाँ उसने भी कुछ ना कुछ तो योगदान दिया है अम्बेडकर जयंती में। तो हम ये हमेशा श्योर करते हैं कि हर कोई पार्टिसिपेट करे, आगे आए और आगे बढ़कर इन सब प्रोग्रामों में सहभाग ले। और हम बहुत सारे कॉल करते हैं, और जब हम सबको इनवाइट भेजते हैं, ग्रुप कॉल्स होते हैं जिसमें ये सब डिस्कस किया जाता है कि इस बार हमें क्या करना है, कैसे करना है, और कौन कौन वॉलंटियर्स होना चाहते हैं अपनी इच्छा से। और काफी सारे लोग, आप यकीन नहीं करोगे, खुद से आगे आते हैं और खुद से इनिशिएटिव भी लेते हैं, और बच्चे भी। तो इस बार हमने बहुत बड़ा डिनर गाला भी किया, हमारे काफी सारे गेस्ट जो यूएन से यहाँ आए थे, हमारे गेस्ट स्पीकर्स, उसके बाद में बच्चों ने डांसेस किए और गाना गाया, स्पीचेस दिए। स्पीचेस तो हमेशा ही होते हैं हमारे। तो इस तरीके से हमने बहुत धूम धड़ाके से, जैसे हम इंडिया में मनाते हैं वैसे ही हम यहाँ पर भी अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। क्या बात है, अम्बेडकर वादियों का जलवा है पूरा अमेरिका में। बिल्कुल। और हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बातें हो जाती हैं, क्योंकि हम फिर इसको आत्मसम्मान से भी जोड़ते हैं, हम इसको सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट से भी जोड़ते हैं कि जिन लोगों को आपने यहाँ पे इंसान नहीं समझा, देखिए आज वो ग्लोबली छा गए हैं, पूरी दुनिया में जाके छाए हुए हैं। तो हम सब गर्व महसूस करते हैं। मिलिंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस सेलिब्रेशन से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि हम देख रहे हैं कि अमेरिका में एंटी कास्ट मूवमेंट काफी मजबूत हो रहा है। पिछले काफी वक्त से अम्बेडकर जो लोग हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं कि वहाँ पर जाति के खिलाफ जो है आंदोलन चलाया जाए, और उसमें तमाम लोगों की भूमिकाएं हैं। मैं मतलब शुरू करूंगा कि राजू कांबले साहब जो थे, जिन्होंने अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन और तमाम जो है काम वहाँ पर शुरू किए, आप उनके थोड़ी जर्नी के बारे में बता पाएं, किस तरह से एंटी कास्ट मूवमेंट की उन्होंने नींव डाली थी जो आज इतने सक्सेसफुली अपने आप को साबित कर रहा है, उस पर अगर आप थोड़ा बता पाएं। बिल्कुल सुमित जी, बिल्कुल। मैं उसके पहले जस्ट संक्षिप्त में एक और बात बताना चाहूंगा। रीना ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया किस तरह हम जश्न मनाते हैं, लेकिन इस साल का एक और अनोखी चीज ये थी कि न्यूयॉर्क के सड़कों पर एक रैली निकली, तकरीबन 100-150 अम्बेडकर राइट्स की, विद द बैनर्स एंड एवरीथिंग, फ्रॉम वन ऑफ द स्ट्रीट्स इन न्यूयॉर्क टू यूएन। वो रैली न्यूयॉर्क में अम्बेडकर जयंती जो हम इंडिया में देखते हैं, जो रैली निकलती है, उससे भी बड़ी थी, उससे भी शानदार थी। तो वो इस साल के जश्न का एक और हाईलाइट था, वो मैं बताना चाहता हूँ। अब आपके सवाल की तरफ आऊँगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि
अभी जो एंटी कास्ट मूवमेंट हो रहे हैं यहाँ पे और जो सक्सेस भी आ रहे हैं, सियाटल में हुआ, कैलिफोर्निया में इट्स ऑन इट्स वे टू बी सक्सेसफुल, लेकिन एट दिस पॉइंट एटलीस्ट इट्स सक्सेसफुल। तो इसकी नींव कई दशकों पहले रखी गई है। और राजू कांबळे सर के बारे में मैं कहूँगा तो उन्होंने जहाँ जहाँ वो गए और वो दुनिया में कई मुल्कों में उन्होंने काम किया। तो शुरू में वो थे तो महाराष्ट्र से, लेकिन वो दिल्ली में पहले गए। तो दिल्ली में उन्होंने जॉब शुरू की। वहाँ पे उन्हें जो मेंटोरशिप मिली वो सीधे काशीराम जी, मान्यवर काशीराम जी के अंडर मिली। तो उनसे उन्हें वन ऑन वन जो सीख मिली, जो उन्हें वो सारे जो सक्सेसफुल मिशन चलाने के लिए जो भी उन्होंने सीखा वहाँ पे, उसको उन्होंने आजमाया दुनिया के अलग अलग देशों में जाके। तो जहां भी गए वहां पे उन्होंने एक एआईएम की ब्रांच बनाई। और ये आज शायद वो चैलेंजेस हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आप जाते हो आज से मान लो 3 दशक पहले किसी फॉरेन कंट्री में, वहां पे अम्बेडकराइट्स को एक साथ ढूंढना, पहली बात ढूंढ के उनको एक साथ रखना और फिर एक साथ रख के उनका संगठन बनाना और फिर उसको निरंतरता से आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज। तो ये जो हम बोलते हैं ना, शून्य से विश्व निर्माण करना, मतलब जहाँ कुछ नहीं होता है वहां से तुम्हें कुछ बनाना है। तो उन्होंने वो प्रक्रिया शुरू की। और एक तो चैलेंज भी होता था अम्बेडकराइट कम्युनिटी के में, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं, वो ज्यादातर मूवमेंट से जुड़े हुए नहीं होते, वो अपने करियर में उसी पे फोकस रहते थे। तो उस तरह का बैकग्राउंड है एआईएम की स्थापना का। और इवेंचुअली करीब 20-25 साल पहले कांबळे साहब के कनाडा में वो काम करना शुरू किया। तभी उन्होंने अमेरिका में एआईएम की स्थापना की, एआईएम यूएसए की। और वहां पे जो एक्टिविज्म हुआ वो इतना सकारात्मक था। एक तो हमारे लोगों को, अभी 25 साल पहले हमारे बहुत कम लोग थे यहाँ, तो उनको ढूंढना, उनको गिन चुन के उनके साथ कांटेक्ट में रह के उनको मूवमेंट से जुड़े रहना। और अमेरिका बहुत बड़ा नेशन है, तो यहाँ पे इट्स न्यू जर्सी में अभी अगर 10 बजे है रात के, तो कैलिफोर्निया में 3 घंटा पीछे है, वहाँ 7 ही बजे है। तो वो इतना बड़ा नेशन है अमेरिका। तो वो इतने बड़े नेशन में लोगों को जुड़ के रखना है बहुत बड़ा चैलेंजिंग बात था। तो उस बात को उन्होंने अंजाम दिया। लेकिन इम्पोर्टेंटली उन्होंने एकेडमिया, कॉलेज और ये जो प्रभावशाली इंस्टीट्यूशन है वहां जाके अम्बेडकरवाद को फैलाया। उन्होंने जो बाबा साहब के वॉल्यूम्स है उसको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया। हर एक हमारे एआईएम के प्रोग्राम में वॉल्यूम्स का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दशकों से होता है। और उसका अंजाम ये हुआ कि यहाँ के जो प्रोफेसर है, एकेडमिया है, जो जिनको शायद दिलचस्पी होगी एकेडमिक लेवल पे, लेकिन कभी वो साधन मिले नहीं उनको, तो उनको वो मिलने लगे। और हमारे जो जयंती या जो भी हम बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रखते थे, कांबळे साहब एवरी 3 इयर्स 4 इयर्स इंटरनेशनल लेवल पे एकेडमिशियंस को और इंटेलेक्चुअल्स को बुला के उनके पेपर्स रीड कराते थे। तो उस प्रक्रिया में अम्बेडकरवाद जो है वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गया, जहां पहुंचना चाहिए उसको, विच इज एकेडमिया। अभी एकेडमिया में जब पहुंचता है तो फिर स्टूडेंट्स के जरिए और भी उसको एक क्रेडिबल पाथ मिलता है लोगों तक फैलने के लिए। राइट। वो जो प्रक्रिया बहुत सकारात्मक थी, वो कि यहाँ पे सेंसिटाइजेशन जो करना है टू द राइट एजेंसीज अम्बेडकरवाद के बारे में, वो वहां से शुरू हुआ। तो एक केवल नारेबाजी नहीं थी या एक केवल प्रोटेस्ट नहीं था, वो भी किया हमने जहाँ जरूरत पड़ी, लेकिन एक सकारात्मक लेवल पे, एक एकेडमिक लेवल पे जिसके दूरगामी प्रभाव होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग, फार रीचिंग इम्पैक्ट्स होते हैं। तो वहां पे इसकी बुनियाद रखी गई। अभी आज जो एंटी कास्ट मूवमेंट हो रहा है, तो लोगों को अभी शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ रही समझाने में कि कास्ट क्या है और उसके लिए अम्बेडकर जी ने क्या काम किया है या वास्तवता क्या है उसकी, उसका बैकग्राउंड पहले ही ले डाउन हो चुका है। और सियाटल में इसकी जो शुरुआत हुई, इसकी जो पहल हुई, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब ऑनरेबल सावंत जी ने जो बिल रखा और उसको पास कराया, तो अभी जब ऐसी कोई बात हो जाती है तो इससे एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अभी कैलिफोर्निया में इट्स लाइक यू सेड, इट्स एट द सेनेट जुडिशियल कमिटी लेवल, इट इज बीन अप्रूव्ड। अभी सेनेट और हाउस में जाएगा। लेकिन एक बार ये प्रक्रिया शुरू हो गई तो इसको रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अनलेस यू हैव अ गुड रीजन, कहीं तो पास हो चुका है, तो अभी तुम अगर पास नहीं करोगे तो यू नीड टू हैव अ गुड रीजन। तो हमें मैडम सावंत का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए
लेकिन ये बात आगे बढ़ेगी, इसकी बुनियाद रखी गई है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहूँगा कि जो अम्बेडकराइट्स है खास तौर पे यूएस में, वो बहुत बड़ा देश है, हर कोई काम कर रहा है। ये उनके पैशन और कमिटमेंट का एक नतीजा है कि हर कोई अम्बेडकराइट इस बात में पुरजोर तरीके से अपनी शक्ति लगा रहा है कि हमें इस बात को अंजाम देना है, इस बात को आगे बढ़ाना है। और इसमें अम्बेडकराइट्स है तो हमारे सिख जो कम्युनिटी के है, खासतौर पे जो रविदासिया कम्युनिटी है, वो बहुत इफेक्टिव और बहुत बड़े इसमें जुड़े हुए हैं। और भी हम भारत के हर राज्य से लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये एक यूनाइटेड फ्रंट की तरह काम हो रहा है। और मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि ये बहुत बड़ा देश है, लोग अलग अलग ग्रुप्स में काम कर रहे हैं क्योंकि दैट इज कन्वीनियंट एट द लोकल लेवल। लेकिन अभी ये जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसके लिए अमेरिका अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन AACD बोल के एक संगठन तैयार हुआ है, एक गठबंधन तैयार हुआ है, कोएलिशन तैयार हुआ है। तो जो भी अम्बेडकराइट मेजर ऑर्गेनाइजेशंस है वो अब एकजुट होके वो कोहेसिव तरीके से अभी इस चीज के लिए एक साथ आए हैं। तो उससे और भी ज्यादा परिणाम दिखेगा आगे चल के। तो AACD जो है, इसमें मोस्ट ऑफ द लीडिंग अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशंस आर पार्ट ऑफ इट। AIM है, AIC है, ऑल द सिख कम्युनिटीज, BSG है, एबाट है, AKC है। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द थिंग दैट वी शुड रियली celebrate कि Ambedkarites have now come on a common platform to take this thing forward. Yeah, I'll stop it. Thank you. देखिए, बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उन लोगों को भी याद करें जिन्होंने इस आंदोलन को एक मुकाम पे ले जाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। और कामले साहब जो हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन वी कैन सेलिब्रेट हिज लेगेसी कि उन्होंने कैसे एंटी कास्ट मूवमेंट को एस्टेब्लिश किया। और जैसे मिलिंद साहब बता रहे थे कि आज तमाम अम्बेडकरवादी संगठन जो हैं वो इतने मजबूत हो गए हैं और इतने सक्सेसफुली कैंपेन को रन कर रहे हैं। तो उसकी जो हिस्ट्री है, हमें उसे भी सेलिब्रेट करना चाहिए कि किन लोगों ने मेहनत करी है। तो हम उन्हें नमन करते हैं और उन्हें याद करते हुए हमेशा एंटी कास्ट मूवमेंट में उनकी जो योगदान है उसको याद करेंगे। तो बहुत जरूरी है उनके बारे में बात करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नितिन जी, मैं आपके पास आता हूँ। अभी हाल ही में हमने देखा कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती जो है वो यूनाइटेड नेशंस में भी सेलिब्रेट की गई। और यूनाइटेड नेशंस में इस बार बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट था कि डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके साथ जोड़ा गया। और सोशल जस्टिस में या जो न्याय की जो समझ रखने वाले मसले हैं उस तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे पहुंचे, कैसे काम कर सकती है, एक टूल बन सकता है सोशल जस्टिस के लिए, ऐसा विषय रखा गया यूनाइटेड नेशंस में। तो यूनाइटेड नेशंस में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को सेलिब्रेट करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी भविष्य की दुनिया, यानी आने वाली दुनिया कैसी होगी, उसमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का आइडिया जो है वो डालना कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आइडिया के साथ भी हम लोग इस पर काम करें। हाउ डू यू सी इट? आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये हम सबके लिए एक उम्मीद बनाने वाली चीज है? जरूर, बिल्कुल। ये एक आइकॉनिक इवेंट बोल सकते हैं इस चीज को, एक हिस्टोरिकल इवेंट बोल सकते हैं इस चीज को। जैसे कि ब्लू फ्लैग होस्टिंग जैसे इम्पोर्टेंट है, उसी तरह यूनाइटेड नेशंस में एक तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती यूनाइटेड नेशंस में, जहाँ के इतने सारे कंट्रीज आते हैं, वहाँ पे मनाया जाना एक बहुत बड़ी बात है। उसमें एक जो टॉपिक जो सिलेक्ट किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि नई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल जस्टिस, वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। और उसके साथ जो पैनल वाज वर्ल्ड बैंक से पार्टिसिपेशन था, वर्ल्ड बैंक से था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से था, AI फॉर गुड बोल के जो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी इनका रिसर्च है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सोशल जस्टिस की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं उस पर उनका रिसर्च है, वो थे पैनल डिस्कशन में। उनसे जो वैल्यू ऐड हुई इस फंक्शन में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। और उसमें जो बातें सामने आई, जैसे कि सोशल जस्टिस की जब बात आती है और जहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन होता है, तो लॉ इम्प्लीमेंटेशन एक अलग बात है। और लॉ इम्प्लीमेंट करते वक्त ह्यूमन एरर्स जो आते हैं, ह्यूमन इंटरवेंशंस जब आते हैं, तो कई बार एविडेंस टैम्पर हो जाता है, कई बार ठीक से रिप्रेजेंट नहीं होता है, कई बार
केस स्टडी को प्रॉपर नहीं किया जा सकता है। और तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टेक्नोलॉजी, एज अ टूल, कैसे हम लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वहाँ से वो एक काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा। यूएसए में रह के जहाँ पे टेक्नोलॉजी लीड हो रही है, वहाँ से अगर इस बात को आगे बढ़ावा दिया जा सकता है, और यूनाइटेड नेशंस में, जो कि इंडियाज परमानेंट मिशन टू यूनाइटेड नेशंस वाज अ पार्ट ऑफ इट, उनसे भी दरख्वास्त कर सकते हैं कि इंडिया में भी ये कैसे हम लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके साथ ही जो नई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे कि ओपन एआई प्लेटफॉर्म से जो आता है, चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म आता है, वो टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग बाबा साहब के विचारों को कैसे उनमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि बाबा साहब ने सबसे अच्छी जो बात की थी, उन्होंने अपने जो विचार है वो लिख के रखे थे। बाबा साहब के जो वॉल्यूम्स है, बाबा साहब की जो राइटिंग्स है, स्पीचेस है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, वेल डॉक्यूमेंटेड है। और वो वेल डॉक्यूमेंटेड होने की वजह से बाबा साहब के जो विचार है वो हमारे पास अभी उनके जैसे है। उन डॉक्यूमेंटेड विचारों को हमें डिजिटाइज करके उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टूल, डेटा साइंस का जो टूल है, उसको यूज करके हमें इस तरह से बनाना है सोशल जस्टिस की तरह की। कोई भी, जैसे कि आज बाबा साहब होते और उनके सामने कोई और एक इशू आता, तो उन्होंने इस चीज को कैसे जस्टिफाई किया होता, या उस चीज को कैसे सोल्यूशन दिया होता, उस तरह से हमें आगे चल के प्रयत्न करना है, आगे चल के उस तरह से उसको प्रमोट करना है। तो ये काफी अच्छा डिस्कशन रहा वहाँ पे। जो पैनल डिस्कशन यूनाइटेड नेशंस में हुआ, वो बहुत अच्छा था, वेरी इंस्पायरिंग था, और उसको आगे चल के हमें जरूर उस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल। और भविष्य की दुनिया में हमारी भी नुमाइंदगी हो, हमारे लोगों तक भी उसका एक्सेस हो, पहुंच हो, ये बहुत जरूरी है। और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अगर उनके आइडियाज उसमें जुड़ जाते हैं तो फिर हम एक ऐसी बेहतर दुनिया बना सकते हैं। बाबा साहब प्रबुद्ध भारत बोलते हैं जिसको, कि वो प्रबुद्ध भारत की कल्पना करते हैं। और हमारे रविदास जी जिस बेगमपुरा की बात करते हैं, उस तरह का आइडिया जो है, वैसा देश दुनिया तभी बन सकती है जब हम समतावादी विचारों को लाएंगे। और बाबा साहेब से बढ़ के समतावादी कौन हो सकता है। तो बिल्कुल बहुत जरूरी था ये कार्यक्रम होना, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह के और कार्यक्रम हो। रीना, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जैसे जिस तकनीक की हम लोग बात कर रहे हैं, अभी नितिन जी विस्तार से बता रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आगे आ रही है और बाबा साहेब के आइडियाज भी उसमें लगाए जा रहे हैं। तो अमेरिका में बसे हुए जो अम्बेडकराइट हैं, आप जैसे जो लोग हैं, जो टेक लिटरेट हैं, जिनको तकनीक के बारे में जानकारी है, प्रोफेशनल लोग हैं और अपने आप को बहुत कामयाबी से साबित भी कर रहे हैं, तो अपने जो लोग हैं वो टेक्नो फ्रेंडली होते हुए, टेक एफिशिएंट होते हुए एंटी कास्ट मूवमेंट को कैसे लीड कर रहे हैं और कैसे अपने आसपास बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी प्रोफेशनलिज्म को, उनके ज्ञान को कैसे वो सोशल जस्टिस के साथ जोड़ रहे हैं, क्या एक्सपीरियंसेस हैं आपके वहाँ? सबसे पहले जो आपने पूछा कि कैसे ये जो टेक सेवी जो लोग हैं यहाँ पर, वो कैसे आगे ले जा रहे हैं मूवमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण है इक्वालिटी डे सेलिब्रेशन, जो हमने 13 अप्रैल को किया। जो कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, और ये सिर्फ पॉसिबल हो सकता है अमेरिका जैसे देश में, जहां पर इतने सारे लोगों का अप्रूवल लगा वो प्रोक्लेमेशन साइन करने के लिए। और काउंसिल वुमन ने जिस तरीके से वो पढ़ा उस दिन, मैं सच बता रही हूँ, जब हम लोग वो सुन रहे थे, जब हमारा झंडा आसमान में जा रहा था, जहां पर छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे, हम बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाता जो कि हम जिसे कहते हैं कि जो बाबा साहब का सबसे बड़ा योगदान इसी में है कि उन्होंने कहा है कि आप एजुकेट हो जाओ, पहले एजुकेट हो, ऑर्गेनाइज हो। तो हम लोग वो ही बनकर आगे बढ़ रहे हैं। और उसी तरीके से जो हमारी साथी जो एम की मेंबर है मिसेस सावंत, उसने जो इसमें उसका जो सहभाग है कि ये रिजोल्यूशन अप्रूव करने में बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने जो आगे बढ़कर सबको एक साथ लाया, उसमें जो इतना सिटी हॉल में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ जहां पर सारे, और उस दिन सिर्फ बच्चे, सीनियर सिटीजन, हर कोई मौजूद था। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है जहां पर अफ्रीकन अमेरिकन एक्टिविस्ट भी थे, जहां पर हमारे काउंसलेट जनरल से भी लोग थे, जहां पर सिटी हॉल से मेयर के ऑफिस से भी लोग थे, और इतने सारे लोग मिलकर वो इक्वालिटी डे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये पॉसिबल हो पाता, अगर हम पढ़े लिखे ना होते तो मुमकिन नहीं था
ये पॉसिबल हुआ है ताकि हमें आज की टेक्नोलॉजी में, आज के दुनिया में हम लोग हैं और हम जो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं ये सारी जो चीजें करने के लिए, तो इसी के वजह से ये हो पाया है। जैसा कि यूएन में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, ये सब किस वजह से इतना पॉपुलर हुआ है? सोशल मीडिया की वजह से और टेक सेवी लोगों की वजह से ही। दिस रियली ग्रेट। और जैसा बाबा साहिब का जिक्र किया कि शिक्षित बनो, उसका बिल्कुल सही जो एक एग्जाम्पल हो सकता है वो हमारे अमेरिका में बसे ये जो लोग हैं जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं हमें, कि पढ़िए लिखिए और फिर संगठित हो जाइए और संघर्ष कीजिए अपने अधिकारों के लिए, और उसकी तस्वीरें फिर ऐसी देखने को मिलती हैं जो हम सबको गर्व से भर देती हैं। तो शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो डेफिनेटली हमारे लोग जो है वो दहाड़ रहे हैं और उनकी दहाड़ने की आवाज जो है वो बहुत दूर तक जा रही है, बहुत सारे लोगों के कानों में गूंज रही है। मिलिंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि यहाँ जैसे आपके अमेरिका में एंटी कास्ट मूवमेंट है, अभी कैलिफोर्निया और सिएटल में कानून सिएटल में बन चुका है, कैलिफोर्निया में उम्मीद है कि बहुत जल्दी बन जाएगा। तो ये जो एंटी कास्ट मूवमेंट है इसको क्या चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो खासकर हिंदुत्व फोर्सेज हैं, कई फाउंडेशंस हैं, कई ग्रुप्स जो हैं वो इसको हिंदू फोबिया घोषित कर रहे हैं, आप लोगों को एंटी हिंदू बताते हैं। और देयर इज ए कैंपेन ऑन सोशल मीडिया जिसपे मैं बहुत सारे पोस्ट को देखता हूँ कि ये लोग भारत की छवि को खराब कर रहे हैं, ये लोग जो हैं हिंदुओं की इमेज को खराब कर रहे हैं। इस तरह की जब एलिगेशंस आते हैं, इस तरह की मतलब आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है, तो आप लोग कैसे उसका मुकाबला करते हैं और क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं वहाँ पर अमेरिका में? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सब अच्छी बातें तो हो रही है, लेकिन उसके साथ जो विरोध भी हो रहा है उसको भी हमें फेस करना है। विरोध यही आपने जैसे बताया कि ये आइदर हिंदू के खिलाफ है या भारत को किसी तरह से बदनाम हो जाता है इस बात से। दोनों गलत बातें हैं, बिल्कुल गलत बातें हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भारत का कोई जिक्र नहीं है। साउथ एशियन कम्युनिटी में जो कास्टिज्म देखा जाता है तो वो एड्रेस उस लेवल पे होता है, भारत का कोई खास जिक्र नहीं है। इनफैक्ट भारत इसमें शानदार तरीके से उभर आता है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो इस तरह के प्रोटेक्शन देता है। तो इनफैक्ट आप अगर सच्चे भारतीय हो तो आप इस बात की कदर करोगे कि ऐसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो वो एक बात है कि भारत के नाम से जो लोग इसे गलतफहमी फैला रहे हैं। दूसरी बात है कि एंटी हिंदू है, तो ये भी गलत बात है कि ये एंटी हिंदू नहीं है। ये हिंदू ये किसी धर्म से निगड़ित नहीं है। ये तो ऐसा है कि अगर किसी पे किसी निकष यानी किसी क्राइटेरिया से भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उस भेदभाव को रोकने के लिए सरकार या कानून क्या कर सकता है। अभी यहाँ के जो मौजूदा कानून है वो रेस को मानते हैं एज ए क्राइटेरिया, वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन को मानते हैं एज ए क्राइटेरिया, वो जेंडर को एज ए क्राइटेरिया मानते हैं। ऐसे कई सारे क्राइटेरिया कि इनके आधार पर किसी व्यक्ति पे भेदभाव हो सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट पर्सन्स रिलीजन, नेशनलिटी और व्हाटएवर। तो कास्ट को कवर करने के लिए अभी जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है इनका, जो है नेशनलिटी है या एंसेस्ट्री है या रेस है, उसमें कास्ट कवर नहीं होता इन इफेक्टिव वे। तो अभी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने के लिए इफ यू नीड अ न्यू कैटेगरी देन दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, वही कर रहे हैं। इसमें रिलीजन का कहीं जिक्र नहीं है। तो रिलीजन के नाम पे अगर कोई बोल रहा है कि रिलीजन पे अटैक है, तो ये बिल्कुल इट्स लाइक स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स, ये गलतफहमी फैलाने का ये है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी आप पूछोगे कि क्यों हो रहा है विरोध इसका, क्योंकि अगर ये बातें गलत है तो फिर इतने पुरजोर तरीके से, इतने आपने देखा होगा कैलिफोर्निया केस में कितने बड़े तादाद में इसके विरोधक आए थे। तो ये जो स्टेटस क्वो है, क्योंकि या ये जो जैसे थे परिस्थिति है, ये कुछ लोगों के पक्ष में काम करती है। दे आर प्रिविलेज्ड, उनको विशेषाधिकार मिलते हैं इस सिस्टम से, और वो विशेषाधिकार वो खोना नहीं चाहते। तो अगर वो खोना नहीं चाहते हैं और अगर ऐसा कोई कानून आ जाए जिससे उनको विशेषाधिकार उनके निकल जाएंगे, तो फिर शायद उस बात के डर से उनका विरोध आता हो। तो जहां तक वो बहाना दे रहे कि ये धर्म के विरोध में है या ये राष्ट्र को बदनाम करने का ये है, वो तो बिल्कुल उस कानून में उसका कोई जिक्र ही नहीं है, वो बात है ही नहीं। लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे विशेषाधिकार जो है, तुमको जो जन्म से ही मिलते हैं एक जाति के आधार पर, वो अधिकार इस कानून की वजह से तुम्हें मिलना बंद हो जाए या कम हो जाए।
हो सकता है कि जिस वर्ग को तुम ऊपर आना नहीं देखना चाहते कि वो ऊपर आए, तरक्की करे, उभर कर आए, इस कानून की वजह से वो वर्ग तुम्हारे सामने तुम्हारे बराबर चले, कदम से कदम मिला के चले अमेरिका में, तो शायद उस बात को उससे तो आपको दिक्कत हो कि आपको वो बात आपको बात यू डोंट एग्री विद दैट, यू डोंट वांट टू सी दैट हैपन। तो हो सकता है वो वजह हो, लेकिन इसकी वजह कोई भी साबित नहीं कर सकता है कि ये एक रिलीजन के खिलाफ है या एक किसी नेशन को ये करता है, क्योंकि ये सब भारतीय लोग हैं जो इस कानून के तहत राहत मांग रहे हैं। ये भी इंडियन ही है, इंडियन, ये साउथ एशियन है, लेकिन अगर कोई बोल रहा है इंडिया को बदनाम कर रहे हैं, तो ये तो इंडिया के ही कुछ लोग हैं जो इससे पीड़ित है, इस व्यवस्था से और उस पीड़ा से वो राहत मांग रहे हैं। तो फिर अगर आप इंडियन ही हो, अगर कोई इंडियन राहत मांग रहा है, तो आपका भी तो इंडियन होने की वजह से करते हुए कि उनको राहत के लिए आप सहायता करें, ना कि उसका विरोध करें। तो ये दूसरी वजह वो बताते हैं कि इससे जाति जो संकल्पना है जो यहाँ पे नहीं है लागू आज, वो उभर जाएगी फिर से। ये भी बहुत मिस्टीरियस क्लेम, क्योंकि जाति संकल्पना नहीं है ये बोलना आसान है, लेकिन जाति वही भूल सकता है जो प्रिविलेज्ड है। जाति वो व्यक्ति नहीं भूल सकता जो अंडर प्रिविलेज है, जिसने जाति का भेदभाव सहन किया, क्योंकि उसको दूसरे उसकी जाति याद दिलाएंगे। तो जो लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चों को जाति नहीं बताई या हम जाति को अभी बिल्कुल भूल चुके हैं और हमारे लिए वो विषय नहीं है, तो वो इसलिए है कि तुम, वो लग्जरी है तुम्हारे पास कि तुम जाति को भूल सकते हो, लेकिन दूसरे तुम्हारी जाति को नहीं भूलते। आपके लास्ट नेम देख के आपको जो विशेषाधिकार मिलते हैं, जो प्रिविलेज मिलते हैं, वो तो अभी भी बरकरार। और जो लोग भूलना चाहते हैं जाति को, उसको आप भूलने नहीं देते, क्योंकि उनके लास्ट नेम देख के या उनको रिजर्वेशन की वजह से आप आए हो, जो भी हो, आपकी जो भी बायस है, वो सब यहाँ उमड़ कर आते हैं। तो ये विरोध जो हो रहा है, इसकी कोई पक्की बुनियाद नहीं है, इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। ये सिर्फ विरोध का मकसद यही है कि जो स्टेटस को सिचुएशन है, जिसके आधार पर आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आप शायद उसको खोने के डर से इसका विरोध कर रहे हो। बिल्कुल। और ये या नितिन, यू वांट टू ऐड समथिंग? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा इसमें कि ये जो है, ये हमारे साथ कुछ प्रोग्रेसिव हिंदूज भी जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक कास्ट बेस है तो हम लोग अम्बेडकरवादी ही उसको या उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस है, जो प्रोग्रेसिव हिंदूज है, वो भी इस बात पे जुड़ रहे हैं। जैसे कि स्वाति जी जो है, सावंत जी जो है सियाटल में, उन्होंने खुद से ये किया है। बाकी दूसरी कम्युनिटीज भी जो इक्वालिटी में बिलीव करती है, जो डिग्निटी पे, ह्यूमन डिग्निटी पे बिलीव करती है, वो इनके साथ इस मोमेंट में जुड़ रहे हैं। इनफैक्ट मिलिंद जी ने जो पहले बोला कि अमेरिका अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये जो संस्था बनाई है, जो कि कोएलिशन ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस जो है, उसमें भी काफी प्रोग्रेसिव हिंदूज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वेरी पॉजिटिव साइन, जो कि कहीं देखा नहीं जाता है, लेकिन ये एक सिल्वर लाइनिंग बोल सकते हैं इस मोमेंट की। एक अच्छी बात बोल सकता है कि इसमें सभी लोग साथ दे रहे हैं। नहीं, बहुत अहम मुद्दा नितिन आपने बोला कि हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स जो है, वो सवर्ण हिंदू है जो इस बात को पुरजोर तरीके से सपोर्ट करते हैं इस बिल की। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक वर्ण का या सवर्ण का अवर्ण से झगड़ा या दलित का नॉन दलित से झगड़ा, ऐसे नहीं है। ये सिर्फ न्याय प्रस्थापित करने की बात है। और जिनको ये यकीन होता है, जिनकी मानवता जागरूक है, जिनका लीगल सेंस जागरूक है, ऐसे लोग इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वो अपर कास्ट में से भी काफी है। सियाटल का अगर आप देखो जो ये हुआ था, तो उसमें काफी सारे अपर कास्ट लोग थे जिन्होंने साक्ष्य दी, जिन्होंने टेस्टिमोनी दी कि ये हम इस चीज को सपोर्ट इसलिए करते हैं कि इसकी जरूरत है। थैंक यू नितिन, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ट्रू। और अगर किसी के साथ में भेदभाव होता है तो उसको बचाने वाले कानून का कोई कैसे विरोध कर सकता है? इसका सीधा सा मतलब है कि आप फिर जो है भेदभाव को सपोर्ट करते हैं, आप कास्टिज्म को सपोर्ट करते हैं, एंड यू वांट टू प्रोटेक्ट योर कास्ट प्रिविलेजेस। तो वो अमेरिका है, वो भारत नहीं है कि यहाँ पे आपके हिसाब से चीजें हो जाएंगी। फैक्ट्स पे चलने वाले लोग हैं। इवन जो आयशा वहाब जो बिल लेके आई है कैलिफोर्निया में, अभी जुडिशियल कमेटी के सामने जब टेस्टिमनीज हो रही थी, तो हम लोग देख रहे थे कि हमारे लोग अपने एक्सपीरियंसेस दे रहे थे, फैक्ट्स दे रहे थे, और जो ऑपोनेंट्स हैं वो मतलब बेसलेस बातें कर रहे थे, और आप देखते हैं वो सारे रिजेक्ट हुए और 11-0 से हमारा बिल पास हुआ। तो फैक्ट्स पे जब बात होगी तो आप हार जाओगे।
कथाओं पे, पुराणों पे और माइथोलॉजी पे अगर आप बात करोगे तो फिर लॉजिक खत्म हो जाता है, वहां सिर्फ मैजिक बचता है। तो बिल्कुल। उसमें तो आप लोगों को मुश्किल आ रही होगी डेफिनेटली वहां पे। रीना, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूँ कि जब भारत के लोग यहाँ से जाते हैं, बाबा साहेब बोले कि भाई ये भारतीय जहाँ जाएंगे जाति को अपने साथ लेके जाएंगे और इसको एक ग्लोबल इशू बना देंगे, एक प्रॉब्लम बना देंगे। तो ये बीमारी पहुंच गई है अमेरिका में भी और बहुत लंबे वक्त से इसकी मांग हो रही थी कि इस बीमारी का इलाज बनाया जाए, एंटीडोट बनाया जाए, कुछ तो इसका किया जाए और अभी कामयाबी मिल भी रही है। आप लोगों के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं? आप कुछ बता पाएं ताकि हमारे ऑडियंसेस को एक समझ बनाने में आसानी हो कि सवर्णा पीपल फ्रॉम इंडिया और द कास्टिस्ट माइंडसेट पीपल, हाउ डू दे प्रैक्टिस कास्ट विद यू? आप लोगों के साथ क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं? टेस्टिमनीज बहुत सारी आती हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। इफ यू कैन शेयर सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस विद अस। एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे हैं, पर मैं कुछ ही के बारे में बात करूंगी। तो ये सारे जो चीजें हैं, जब आप अमेरिका जैसे देश में आप जब शिफ्ट होते हैं अपने इंडिया से, तो आप अपने साथ अपनी सारी चीजें लेकर आते हैं, अपनी लैंग्वेज लेकर आते हैं, अपना खान पान लेके आते हैं और साथ में ले आते हैं अपनी जाति भी, और वो कहीं नहीं जाती। और उसके बाद जो होता है, अगर आपको बच्चे हैं, अगर आप कपल है विथ किड्स, और आप अगर ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे कि भारतीय लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वो आपको सीधा सीधा नहीं पूछेंगे कि आप कौन से कास्ट से हो, या आप क्या आप कहाँ से, आपका सरनेम, ऐसी चीजें नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे कि जैसे फिर दिवाली मनाते हो, इस बार दिवाली में क्या किया, फिर कौन से मंदिर जाते हो आप, और फिर मैंने बच्चे को फिर इस त्योहार पे ये मैंने हमने बनाया, फिर ये किया। तो पार्क में जब मिलते हैं या ऐसे कॉमन प्लेसेस पे मिलते हैं, जैसे कि कुछ लोग खाना खाने कोई रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ पर 2-3 भारतीय लोग रहते हैं, ऐसी बातचीत अगर बढ़ानी हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, तो अगर हमें कोई नेचुरली भारतीय दिखता है तो हम खुद से इनिशिएटिव लेते हैं, बात करते हैं, और फिर ये सारी चीजें जब सामने आती है, जैसे डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है, तो एक आइडिया आ जाती है। तो वो खुद से ही फिर आपको एंटरटेन नहीं करते हैं, एक कदम पीछे ही ले लेते हैं, और फिर आपको समझ आता है कि अगर आप दिवाली नहीं मनाते हो, आप अगर मंदिर नहीं जाते हो, आप स्वीट्स नहीं ये करते हो, आप पटाखे नहीं फोड़ते हो, आप होली नहीं खेलते हो, तो आप कैसे मिंगल करोगे ऐसी जगह? तो आपको आपके खुद के कोर वैल्यूज है, आप शिक्षा में बिलीव करते हो, आप इक्वालिटी में बिलीव करते हो, और आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी वैसे ही बने। और जब बात आती है कि हमें आगे बढ़ना है इन सब कोर वैल्यूज के साथ में, तो बहुत मुश्किल होता है अपने दूसरे ग्रुप्स बनाना, पर हो जाता है। आप जैसे कि हमने हमारे बारे में हमने क्लियरली, जैसे हमारे जो ग्रुप्स है यहाँ पे बने हुए, तो उनको पता ही है कि हम बहुत सारी चीजें नहीं करते हैं, और किसी को खुश करने के लिए, दिखावे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो उन्हें इतना तो समझ आ ही गया है, और फिर भी अगर वो आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो ज्यादातर लोग फिर पीछे ही हट जाते हैं। पर हाँ, ये सारी चीजें हम कहते हैं कि अमेरिका में आने के बाद में, इतना एडवांस वेस्टर्न कंट्री में आने के बाद में अगर नहीं होता है तो ये गलत है, ये होता है। और यहाँ पर भी अगर लोग कहते हैं कि हमारे साथ नहीं हुआ, आपके साथ नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है, पर किसी के साथ हुआ है, और ये हमने भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। लोगों के नाम तो मैं बताना नहीं चाहूंगी, पर हमें भी बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, तो ये सारी चीजें मैंने हर जगह, हर कदम पे महसूस की है। बहुत सैड है, मगर ये हकीकत है। और भारत से जब लोग जाते हैं अमेरिका या किसी विदेशी मुल्क में, तो बैग में अचार रख के ले जाते हैं, मठिया रख के ले जाते हैं, मिठाई रख के ले जाते हैं, और साथ में जाति भी रख के ले जाते हैं उस बैग में भर के। तो बिल्कुल, और इस बात के बहुत सारी टेस्टमनीज हैं जो इस बात को साबित करती हैं। इसीलिए एंटी कास्ट बिल की जरूरत है, कानून की जरूरत है कि प्रोटेक्शन मिले। हम लोगों का काफी समय हो गया है, लेकिन क्विकली कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, इफ यू गाइस अलाउ मी। नितिन, आपने अभी हाल ही में जो है जिस तकनीक की हम बात कर रहे थे कि टेक्नो से भी हमारे लोग बहुत शानदार एंटी कास्ट मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, एक ज़ूमोथॉन आपने प्लान किया था जिसमें जूम कॉल के जरिए आपने दुनिया भर के मुल्कों में अम्बेडकराइट
लोगों से कनेक्टिविटी स्थापित किया और अंबेडकर जयंती को सेलिब्रेट किया। तो अंबेडकर जयंती सिर्फ जश्न मनाना नहीं है, हम इसको सिर्फ ऐसे नहीं देखते कि आपने बाबा साहब के बारे में कोई बात बता दी या उसको जश्न मना दिया। हम इसको एंटी कास्ट मूवमेंट के साथ जोड़ते हैं, हम इसको सोशल जस्टिस के साथ जोड़ते हैं कि आप उस आइडिया के साथ कनेक्ट होते हैं कि कैसे इस देश को, इस दुनिया को बेहतर बनाया जाए। तो ये ज़ूमोथॉन क्या था और व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट और कैसे रिएक्शंस आए वहां पे? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Sorry about that. Can you hear me? या तो बहुत अच्छा सवाल है। पर्टिकुलरली पिछले साल जो हम लोगों ने यहाँ पे इक्वालिटी डे सेलिब्रेट किया जर्सी सिटी में, तो हमारे की नोट स्पीकर थे प्रोफेसर जेनिक रैंडन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से है, जो बहुत एक वेल नोन प्रोफेसर है। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से तो है वो कनेक्टेड, और उसके साथ ही उन्होंने नेपाल का इंटरिम पीस कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा है। तो बाबा साहब के विचारों से बहुत प्रेरित है वो। तो वो उन्होंने जब ये इक्वालिटी डे ज्वाइन किया एज अ की नोट स्पीकर, और वो वहाँ पे उस इवेंट में हमने बच्चों का पार्टिसिपेशन जब देखा उन्होंने, तो उनको ऐसे लगा कि वो बच्चे जब अपने दिल से बात कर रहे हैं तो उनको छू गई। और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट रखा कि ये इक्वालिटी जो डे जो है सिर्फ यूएसए में मनाना नहीं चाहिए, सिर्फ जर्सी सिटी में नहीं मनाना चाहिए। ये जो इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हर एक कनेक्टेड है। बाबा साहब के जो विचार है, बाबा साहब जो इंडिया के जो हीरो है, उनको पूरे वर्ल्ड में जानना जरूरी है, जो कि अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन पहले से उस बात को प्रमोट करता है। हमारा जितने भी कंट्रीज में पार्टिसिपेशन है, हमारा हमेशा से यही रहा है कि कैसे बाबा साहब के विचारों को वहाँ पे पहुंचाया जाए। लेकिन प्रोफेसर जेनिक रैंडन ने एक रिवोल्यूशनरी आइडिया लेके आया कि एक कॉन्सेप्ट है कि एक जूमोथॉन, जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, उसी तरह जूम कॉल्स होते हैं, वर्किंग फ्रॉम होम जो चल रहा है जूम पे, या ऑनलाइन मीटिंग्स चल रही है, वेबिनार्स हो रहा है। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे चल के ये पहली बार ऐसे चीज को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया कि एक जूम कॉल जो 24 घंटे चलेगा, और हर एक कंट्री के पार्टिसिपेंट्स, जैसे कि इंडिया से 10 बजे लोकल 10 बजे ज्वाइन करेंगे, वैसे ही सिंगापुर के लोकल 10 बजे ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री आती है गल्फ कंट्री, जो उनके लोकल 10 बजे ज्वाइन करेंगे। उसके बाद यूएसए में जब आएंगे तो लोकल 10 बजे यूएसए से ज्वाइन करेंगे। तो उस तरह से हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा टाइम के वजह से। अभी इंडिया में शायद दिन है, यहाँ पे रात है, तो हमें वो टाइम डिफरेंस को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। तो एक कॉल 24 घंटे चलेगा, और हर एक कंट्री को एक के बाद एक उसमें ज्वाइन होती रहेगी। और कॉन्सेप्ट था यूनिवर्सल इक्वालिटी डे। जैसे बाबा साहब जी इंडिया से लिमिटेड, इंडिया के को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह हर एक कंट्री में एक लोकल चैंपियन ऑफ इक्वालिटी होता है, कोई ना कोई होता है जो जिन्होंने इक्वालिटी पे काम किया है, डिग्निटी पे काम किया है, लोगों को आगे जाने में मदद की है। तो उनके बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। हमें अगर अम्बेडकराइट मूवमेंट को जग में पहुंचाना है, बाबा साहब के विचारों को जग में पहुंचाना है, तो उसी तरह उनके विचारों को भी समझना पड़ेगा। इसीलिए ये जो कॉल था, ये एक हर एक कंट्री में हम लोगों ने उसको इनिशिएट किया। शुरू में हमें लगा कि ठीक है, AIM जितने कंट्रीज में है, 20-25 कंट्रीज में जितना भी है, वहां से कनेक्ट होंगे। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो एक के बाद एक कंट्री ज्वाइन होते गए, और इन अ ईयर ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज ज्वाइन हो गए। अगर आप वर्ल्ड मैप अगर देखते हो, तो हर एक ग्लोब से, हर एक कॉन्टिनेंट से ज्वाइन हुआ। बाबा साहब के विचारों को, जयंती को, जैसे आपने कहा कि एक सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है जिसमें सिर्फ डांस या गाने लगा के हम लोग डीजे लगा के नाचते नहीं है, लेकिन बाबा साहब के विचारों को 2400 घंटे हंड्रेड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, बच्चे, स्कॉलर्स, हर एक कंट्री के स्कॉलर्स आके डिस्कस कर रहे हैं, इक्वालिटी पे बात कर रहे हैं, बाबा साहब के बारे में बात कर रहे हैं, उनके जो विचार है वो डॉक्यूमेंट हो रहा है। वहाँ के लोकल कम्युनिटीज से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि जापान में हम लोग लोकल बराको कम्युनिटी के प्रेसिडेंट थे, वो आए हुए थे। रोमा कम्युनिटी से ज्वाइन हुए, जैसे कि कुछ मुस्लिम कम्युनिटी ज्वाइन हुए। अफ्रीका से, टंजानिया से कुछ लोग ज्वाइन हुए। छोटी छोटी कंट्री जैसे टिमोर लेस्टे जैसी एक छोटी कंट्री है, वो ज्वाइन हुई। ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज, या टोटल अगर देखोगे तो 50 कंट्रीज। कुछ कंट्रीज लास्ट मिनट पे ज्वाइन नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेशन टेक्निकल एंड ऑल।
लेकिन ये एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा और हमें इस बात का भी बहुत गर्व है कि बाबा साहब अभी एक सिर्फ नेशनल नहीं तो यूनिवर्सल लीडर की तरह से आगे आ रहा है और अब मुझे इस बात को शेयर करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन बाबा साहब के विचारों की वजह से हम लोग एक ग्लोबल फोर्स बन के तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उनको जो फ्रेम्स में फिट किया गया था, खासकर इंडिया में हम देखते हैं कि उनको अलग अलग फ्रेम्स में फिट किया गया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को दैट इज अ दलित लीडर और कभी किसी एक खास एरिया में उनको फिट कर दिया, जबकि उनके पर्सनालिटी में मल्टीपल डायमेंशन थे। ही वाज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन जिन्होंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन या दलित चैंपियंस के तौर पे वो नहीं उभरे, बल्कि दुनिया को कई चीजों को बताया, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे उनके अच्छे विचार हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, इन्वायरमेंट पे, महिलाओं का जो अधिकार है उस पे, तमाम तरीके के अच्छे विचार हैं जिससे पूरी दुनिया जो है वो फायदा ले सकती है। तो मिलिंद सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जो विचार हैं वो एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो हम जब ग्लोबल कम्युनिटी के तौर पे अम्बेडकराइट लोग बाबा साहेब को सेलिब्रेट करते हैं या उनको एक आइकन, एक फिलोसफर, एक थिंकर के तौर पे पेश करते हैं, तो वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट आवर प्रॉब्लम्स ओनली। हम सिर्फ अपनी समस्याओं के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि हम उस आइडिया को भी दे रहे हैं कि ही इज अ पर्सन जिनके आइडियाज पे आप एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जरिए चल सकते हैं, आप अलग अलग मसलों पे उनके विचारों से सीख सकते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर एज ए ग्लोबल आइकन बट एज ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर, वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही उम्दा सवाल पूछा आपने। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। हम अक्सर दुनिया के सामने या दूसरों के सामने जाते एक विक्टिम बन के जाते हैं कि हमारे साथ इस तरह भेदभाव हुआ सदियों से और इस व्यवस्था के शिकार है। इस बार यूएन में जो प्रोग्राम हुआ वहां पे हम गए बाबा साहब को एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में लेके गए। वहां पे हमने विक्टिम कार्ड या हम पीड़ित है और हमें राहत चाहिए वो मकसद लेके नहीं गए। हम ये लेके गए कि यूएन का जो प्रियम्बल है उसमें जो समस्या है जो सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी की समस्या हो, स्त्री सक्षमीकरण हो, मतलब जेंडर इक्वालिटी का हो, बच्चों के इश्यूज हो, एनवायरमेंटल इश्यूज हो, इंडस्ट्रियल इश्यूज हो, इकोनॉमिक इश्यूज हो, इन सब चीजों पे बाबा साहब ने उनके वक्त में सॉल्यूशंस दिए हैं। जैसे आपने कहा पॉपुलेशन कंट्रोल, उस वक्त population was अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव, मतलब द होल कल्चरल एंड द रियलिटी एट दैट टाइम वाज कि जितने ज्यादा बच्चे हो उतना अच्छा सक्सेसफुल परिवार माना जाता था, और तभी बाबा साहब ने उस पर किया था। तो हमने जो हमारी बात रखी थी यूएन में तो यही कहा था कि बाबा साहब जो है, एक तो उन्होंने कोई एक समस्या का हल नहीं किया है। उनको ज्यादा शायद पॉपुलैरिटी दलित इश्यूज सॉल्व करने के लिए इसलिए मिली हो क्योंकि वो एक बड़ा तबका था जिनका उन्होंने उद्धार किया और वो उस बात के ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है। लेकिन उन्होंने मानव जाति के लिए सॉल्यूशन दिए है और वो उनके वक्त की मानव जाति के सॉल्यूशंस नहीं है, वो सॉल्यूशंस फार रीचिंग है, फोरसाइट है उनकी। तो उनका सबसे बड़ा एट्रीब्यूट मैं कहूंगा कि वो विजनरी थे। उन्हें आगे क्या समस्या आने वाली है उसके लिए उन्होंने सॉल्यूशंस दिए हैं, अलग अलग क्षेत्र में दिया है। तो हमने यूएन में यही बात रखी थी कि बाबा साहब एज ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर, एंड नितिन ने पहले जैसे कहा था कि उनके इतने आयाम हैं पर्सनालिटी में, आपने भी कहा कि वो एक मल्टी डायमेंशनल, कोई एक इंसान उनकी सारी बातें समझ नहीं सकता क्योंकि उन्हें फिर कितने सारे विषयों में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, वो मुमकिन नहीं है। तो एक मशीन ही है जिसमें सब फीड करके सॉल्यूशन उसमें से ड्राइव किया जा सकता है। तो ये जो आपने बात कही कि बाबा साहब एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में नॉट ओनली द इश्यूज इन इंडिया और दलित बेस्ड इश्यूज बट द ग्लोबल इश्यूज और यूएन के जो प्रियम्बल के इश्यूज है वो बाबा साहब ने तभी उसके लिए सॉल्यूशन दे चुके हैं। तो हमें बाबा साहब को उस नजरिए में, उस कॉन्टेक्स्ट में पेश करना है दुनिया के सामने एज ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर, और ये पहल जो हुई थी इस बार यूएन के प्रोग्राम में हुई थी। तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर आंसरिंग इट। और डेफिनेटली वी नीड टू पुश बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर एज ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर बिकॉज उनके विचारों में वो बात है, वो ताकत है कि जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकती है। और दुनिया भी जब समतावादी मूल्यों पे चलेगी और जो सॉल्यूशंस उन्होंने दिए हैं उस पर चलेगी तो डेफिनेटली फायदा होगा पूरी दुनिया को। भारत उसका एग्जाम्पल है कि कैसे बाबा साहब के आइडिया जब कॉन्स्टिट्यूशन में लागू हुए, अपनाए गए, तो बहुत सारे करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है।
हम अपनी चर्चा के आखिरी उसमें पड़ाव में आ गए हैं, हमें एंड करना होगा, घंटा भर हम लोग बात कर चुके हैं। दो आखिरी सवाल ले रहा हूं मैं। एक सवाल मेरा रीना से है। रीना, हम देखते हैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा जेंडर जस्टिस की बात की है, जेंडर इक्वालिटी की बात की है, और अमेरिका से जो तस्वीरें आती हैं मैं उसमें देखता हूं कि वहां पे हमारी जो महिलाएं हैं वो भी बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अभी जब कैलिफोर्निया में भी बिल उस दिन जुडिशियल कमेटी से पास हुआ तो मैंने देखा कि तमाम हमारी अम्बेडकराइट महिलाएं जो हैं जय भीम जय सावित्री के नारे लगा रही थी और बहुत खूबसूरत तस्वीरें थी। आप लोग ये भले ही मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ बिकॉज आप एक जेंडर को रिप्रेजेंट करती हैं। महिलाओं की भागीदारी इस एंटी कास्ट मूवमेंट में कैसी है? इंडिया में हम लोग देखते हैं कि महिलाएं आ तो रही हैं, बहुत ज्यादा आगे आ रही हैं, खासकर अम्बेडकराइट कम्युनिटी से, लेकिन फिर भी महिलाओं को काफी सेग्रीगेट कर दिया जाता है। जैसे कार्यक्रमों में लोग अपनी घर की महिलाओं को नहीं लेके आते हैं, खुद आ जाते हैं, या आंदोलन होता है तब भी वो खुद लीड कर लेते हैं लेकिन महिलाओं को थोड़ा पीछे कर देते हैं। हालांकि मुझे लगता है जेंडर जस्टिस अगर किसी कम्युनिटी में है तो सबसे ज्यादा वो अम्बेडकराइट कम्युनिटी में ही है, क्योंकि हमारा आइडिया ही इक्वालिटी पे बेस्ड है। आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, और जो खासकर महिलाएं हैं आपके साथ वहां पर किस तरह से पार्टिसिपेशन कर रही हैं, क्या इंथुजिज्म है उन लोगों में? तो महिलाओं को समानता का अधिकार बाबा साहब ने ही दिया है, वरना आज मैं यहाँ पर आपके सामने दो शब्द ना बोलती होती अगर मुझे समान अधिकार ना मिला होता, मुझे समान अपॉर्चुनिटी ना मिली होती अपनी जिंदगी में, और इतना कॉन्फिडेंस अगर मेरे जो अपोजिट जेंडर ने मुझे ना दिया होता और मेरे एजुकेशन सिस्टम ने, कि ताकि मैं सामने आकर कुछ बोल पाऊँ, वो पॉसिबल नहीं था। वो सब हुआ है बाबा साहब की वजह से। और जैसा कि आपने कहा, इंडिया में लोग चाहते हैं आगे आते हैं, महिलाएं आगे आती है, पर इतनी नहीं होती है, क्योंकि एक कहावत है कि हमें प्रोग्रेसिव और क्या कहते हैं एडवांस और आगे बढ़कर बोलने वाली महिलाएं अच्छी लगती है, पर अपने घर पे नहीं, किसी दूसरे के घर पे, है ना। एक्टिविस्ट हमको अपने घर पे नहीं चाहिए है, पर हम दूसरे की महिला अगर दूसरे के घर की कोई लड़की करे तो हम जोर शोर से बिल्कुल नारे लगाते हैं, कहते हैं हाँ हाँ बहुत बढ़िया, पर अपने घर पे ये किसी को पसंद नहीं होता है। तो अभी भी वो जो एक छोटी मानसिकता है लोगों की, कि अगर हम महिलाओं को ज्यादा आगे बढ़ने का मौका दे या ज्यादा पुश करे तो शायद जो उनका जो हम महिलाओं को देखते हैं कि वो सिर्फ बच्चों को बड़ा करे या फैमिली पे ध्यान दे, तो वो सारी चीजें पीछे हट जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे आपने इंडिया में भी देखा, यहाँ पर भी देखा, महिला ही सब तरीके के रोल को बराबर जस्टिफाई कर पा रही है। और यहाँ पर अगर महिलाओं को देखो तो आप कोई भी, आप किसी भी, हमारा जो हमने यहाँ पे मोर्चे निकाले हैं, हर जगह हमारी महिलाएं आगे है, झंडे लेकर, नारे लगाते हुए, और महिलाएं खुद भी आगे और अपने बच्चों को लेकर भी आगे है। अपने 3 साल के 2 साल के बच्चों को लेकर वो सबसे आगे बैनर पकड़कर है, नारे लगा रही है। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है, विंटर स्टॉर्म में भी हमने भीमा कोरेगांव के समय में मोर्चा निकाला था। इतनी जोर की हवा थी, इतना ठंडा था उस दिन, पर सारे जो लोग थे, स्पेशली वुमेन और बच्चे, वो सारे आगे थे और नारे भी लगा रहे थे। तो ये सारी चीजें जो वहां से निकलकर जो बाहर के देशों में आ गए हैं लोग, वो ये जानते हैं कि जैसे आप जानती हो अमेरिका में कि यहाँ पे महिलाएं बहुत आगे है, और यहाँ पे ऐसे जेंडर बायस्ड ऐसा मुश्किल से ही होता है। हर जगह महिलाएं जो है वो अपना योगदान बराबरी से दे रही है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई भी ऑफिस की जगह हो, या हर जगह, इवन सोशल वर्क में भी। तो अपनी महिलाएं तो उससे भी आगे है, उनको पता है कि शिक्षा लेना कितना जरूरी है और आगे बढ़ना भी कितना जरूरी है। तो ये हमसे बेहतर और कौन जान पाएगा। तो ये मैंने तो अनुभव किया है, और साथ ही साथ हमारे जो ग्रुप की महिलाएं वो सारी इंस्पायर्ड है। सब यहाँ पे बहुत सी जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे आप देखोगे, वो सब वुमेन है जो आगे आकर यहाँ के यूनिवर्सिटीज में पढ़ी है, यहाँ आकर पार्टिसिपेट करती है। तो बहुत अच्छा लगता है, गर्व भी महसूस होता है कि वो कितने सक्सेसफुल है हर जगह। तो महिलाओं का योगदान तो काफी है यहाँ पर भी। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू गाइज, बिकॉज इस मूवमेंट को हमारी महिलाओं ने हमेशा लीड किया है, चाहे माता
सावित्रीबाई फुले हों, मुक्ता साल्वे हों, झलकारी बाई हों, माता रमाई हों, उन्होंने हमेशा लीड किया है और वो जो रास्ता दिखा के गई हैं हम लोग भी उस पर चलें और सेलिब्रेट करें अपने कल्चर को और अपने मूल्यों को, क्योंकि जेंडर जस्टिस हमारे आंदोलन की एक बहुत जरूरी पहल है। उसके बिना हम अपने आंदोलन को कामयाब नहीं मानते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स चाहूंगा आप लोगों से। मेरा एक सवाल है कि जो अम्बेडकराइट कम्युनिटी अभी ग्लोबली बहुत अच्छे से उभर के आ रही है, तो ग्लोबल लेवल पे अम्बेडकराइट कम्युनिटी और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो तालमेल हो सकता है, क्या वो एक क्रूसेडर के तौर पे उभर के आएगा एंटी कास्ट मूवमेंट में, और भारत में जो जाति विरोधी आंदोलन है उसको भी आने वाले दिनों में रास्ता दिखाएगा? ग्लोबल कम्युनिटी को आप एंटी कास्ट मूवमेंट के कंटेक्स्ट में कैसे देखते हैं? क्या उम्मीदें हैं? भविष्य कैसे देखते हैं? आई वुड लव टू हियर योर क्लोजिंग रिमार्क्स ऑल ऑफ यू। ओके, आई कैन गेट दैट बॉल रोलिंग। तो यहाँ पे जो अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन है वो सब मिलजुल के काम करते हैं। बड़ा देश है, लोकल लेवल पे एक्टिविज्म चलता है, लेकिन जैसे भी कोई बड़ा मसला आता है तो हम सब एक साथ जुट जाते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि अभी ये जो कास्ट एंटी कास्ट बिल के एक्टिविज्म में AACD, अमेरिका अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के तहत सारी इंपॉर्टेंट अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशंस एक छत्र के नीचे आई है, तो उससे एक बहुत बड़ा कोहेसिव एक सिनर्जी पैदा हो गई है और उससे काफी अच्छा अंजाम मिलेगा। ये अमेरिका की बात हुई। अभी AIM की जो शाखाएं हैं वो विश्व में, जैसे नितिन ने पहले कहा, 25-30 देशों में फैली हुई हैं। तो एक वैश्विक स्तर पर भी एक संगठन की तरह हम काम करते हैं। जो भी वैश्विक मसला आता है तो उसको हम कोऑर्डिनेट तरीके से उसको हैंडल करते हैं। आपका जो ऑब्जर्वेशन है कि अगर अमेरिका में कुछ हो रहा है तो उसका असर या उसका प्रभाव और देशों में पड़ता है, क्योंकि अमेरिका इज अ लीडिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे वी गेट इट राइट एंड वी गेट इट डन। तो उसका नतीजा ये होगा, उसका प्रभाव ये होगा कि और कंट्रीज जो इस बात को शायद तय नहीं कर पा रही है, उनके पास ज्यादा जस्टिफिकेशन नहीं है इसको आगे बढ़ाने में, उनको एक मोटिवेशन मिल जाएगा इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। मैं एक क्लोजिंग रिमार्क है तो मैं आपसे 1 मिनट की दरख्वास्त करूंगा, एक बात मुझे बोलनी थी प्लीज। रीना जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि किस तरह से यहाँ भेदभाव होता है, और भेदभाव वो माइक्रो एग्रेशन के तरीके से होता है, वो ऑफिसेस में होता है, तुम जहाँ रहते हो उस कम्युनिटी में होता है, क्योंकि इंडियंस अक्सर एक ही साथ रहना पसंद करते हैं एक ही कम्युनिटी में, क्योंकि वहां से फिर वो इंडियन स्टोर्स नजदीक होते हैं या वर्क प्लेस नजदीक होता है। मैं यहाँ 30 साल से हूँ, तो तभी के जमाने में ऑप्शन भी नहीं था कि तुम अपना कोई संगठन बना के अपने एग्जिस्टेंस को अपने तरीके से जी सकते हो, जो तुम्हारा मूल है। आज AIM जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन, अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज बोलो या मिशन ये है कि अपने लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना, ताकि वो इस एग्रेशन से या इस डिस्क्रिमिनेशन से विक्टिमाइज ना होकर एक अपनी दुनिया, अपनी पहचान, अपने संस्कार, अपने संस्कृति को आगे बढ़ा पाए, बिल्कुल पुरजोर तरीके से। तो AIM जैसी संस्थाओं का जो, जहाँ पे मैंने कहा 30 साल पहले इतने लोग नहीं थे कि हम मिलके कुछ साथ में कर पाए, एक कम्युनिटी का पार्ट बनना मुमकिन नहीं था, लेकिन ये जो पहल हो चुकी है कामड़े सर की, और आज हम जिस मुकाम पे, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा दिस इज अ बिग अचीवमेंट, ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है। और उससे एक कदम आगे जाके जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, जिसे रीना ने कहा कि बच्चे इसमें शामिल होते हैं, तो ये इस जनरेशन तक ही सीमित नहीं है। हम अगला जनरेशन एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम अगला जनरेशन क्रिएट कर रहे हैं, उसकी लीडरशिप क्रिएट कर रहे हैं, उनको इस सत्य से वाकिफ कर रहे हैं। अभी उनको वो तजुर्बे नहीं आएंगे जो हमको इंडिया में आए, लेकिन फिर भी उनको ये जो चल रहा है इसमें भाग लेना पड़ेगा, उसको लीड करना पड़ेगा। उनका जब वक्त आएगा तो वो जो मेंटोरिंग हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी AIM काम कर रहा है। अब मैं ये कहना चाहता था, और एक आखिरी चीज मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन पे दिखाए, तो ये पिछले साल जो सेलिब्रेट हुआ था इक्वालिटी डे, तो ये उसका प्लाक है। आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद द व्यूअर्स। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। इक्वालिटी डे देखिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को,
और बाय द टाउनशिप ऑफ जर्सी सिटी, ये वहाँ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स का है। तो दिस इज समथिंग रियली गुड और हम सबको इस पर गर्व होना चाहिए। आप Yes. सबको बहुत बधाई। थैंक यू। नितिन जी, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स? जी, आगे चल के तो ये ग्लोबल एनफोर्सिंग, जैसे कि मैंने कहा कि ये अभी तो एक 50 कंट्रीज जुड़े हैं इसके साथ। धीरे धीरे यही रहेगा कि कोशिश यही रहेगी कि शायद से अगले साल फिर से हम लोग जब यूनिवर्सल इक्वालिटी बनाएंगे तो शायद से 70-100 या ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज को जोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा देश इसमें शामिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटीज इसमें शामिल हो, और एक डेफिनेटली ग्लोबल फोर्स बन के या एक अम्बेडकर वादियों का जो संगठन है वो एक स्ट्रांग हो। और जैसे कि आपने कहा कि जैसे कि कास्ट अभी एक ग्लोबल इशू बन चुका है, तो ग्लोबल इशू को फेस करने के लिए अम्बेडकरवादी हर जगह पे तैनात रहेंगे। इतनी तो कोशिश हम लोग कर सकते हैं कि जहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन होगा वहाँ पे सबसे पहले अम्बेडकरवादियों को उसको फेस करना पड़ेगा। तो वो एक एश्योरेंस के साथ मैं इस कॉल को क्लोजिंग रिमार्क देना चाहूंगा। थैंक यू सुमित। लवली लवली। रीना, वुड यू लाइक टू गिव सम क्लोजिंग रिमार्क्स? हाँ, जैसे कि हम एक साथ बड़ी मात्रा में हर साल हमारे लोग बढ़ रहे हैं हर जगह से, और एएम अभी एक छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पर बल्कि हर समय यानी हर महीने कुछ ना कुछ नए लोग आते रहते हैं, ग्रुप ज्वाइन करते हैं, और हर साल जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सिर्फ एक छोटा सा नाम नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल से दुनिया में हर जगह फैल चुका है। सोशल मीडिया के जमाने में तो हर जगह ही है। तो हम लोग चुप बैठकर ऐसे कोई भी चीजें सहन करने वालों में से नहीं है, बल्कि हम यहाँ पे हर चीज का प्रोटेस्ट करते हैं। जो भी अन्याय से अन्याय हुआ है उसके खिलाफ लड़ते हैं, और हम हमेशा करेंगे। और यहाँ पे जो हमारी नई जनरेशन है हम वो भी तैयार करेंगे, ताकि अगर हम ना रहे तो हमारा ये कारवां आगे भी बढ़ता रहे उनकी वजह से। क्या बात है। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए थे हम लोगों को कि मैं बड़ी मुश्किल से एक कारवां यहाँ तक लाया हूँ, आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना। कम से कम हम उस कारवां को वहां रख के थोड़ा सा भी अगर पुश करके 1-2 कदम आगे ले जाए पाए तो हमको बहुत कुछ हासिल होगा और बहुत शानदार हमारा काम होगा। अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन के सभी साथियों का और उनके एफर्ट्स का हम लोग बहुत बधाई देते हैं। आप सबको धन्यवाद देते हैं भारतीय बहुजन समाज की ओर से कि हम इंडिया के जो बहुजन हैं वो भी आपकी तरफ उम्मीद की तरफ देखते हैं। और अमेरिका में जो तमाम अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो शानदार काम कर रही हैं। एक परिवार के सदस्य के तौर पे सब लोग एक दूसरे का साथ दें, और ग्लोबल कम्युनिटी हमारी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जाति को जब तक हम लोग ग्लोबल इशू नहीं तब्दील करते हैं, उसको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके जाते हैं, तब तक मुझे लगता है कि काफी जो लड़ाई है एंटी कास्ट मूवमेंट की वो कमजोर होगी। क्योंकि जिस तरह से रेस को, नस्ल को एक ग्लोबल समस्या के तौर पे पहचान मिली और उसके खिलाफ फिर पूरी दुनिया ने काम किया, वैसे ही हमें जाति को भी अब वैश्विक स्तर पे लेके जाना है। क्योंकि भारतीय जहाँ गए वो समस्या तो ले गए हैं, अब इलाज की बारी है। और इलाज हमारे जो साथी हैं अम्बेडकराइट लोग हैं वो बाबा साहेब की जो एंटीडोट्स हैं उसको लेके जा रहे हैं और अभी इसका इलाज भी पक्का कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत शानदार रहा डिस्कशन, मुझे बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। और जो दर्शक हैं मुझे उम्मीद है उन्हें भी अपनी एक समझ बनाने में आसानी हुई होगी। आप दर्शक लोग जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि अम्बेडकराइट कम्युनिटी को और ज्यादा मजबूत होना चाहिए, वो अब अपनी राय जो है वो लिख सकते हैं। और अम्बेडकराइट जो कम्युनिटी के ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, उनके साथ जुड़िए, उनके साथ संवाद कीजिए, उनके वेबसाइट्स पर जाइए और देखिए किस तरह की एक्टिविटीज वो लोग कर रहे हैं। इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं उस पर आप क्या सोचते हैं, आपके रिएक्शंस क्या हैं, आप कमेंट के जरिए लिखिए, हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। और आपसे ये भी अपील है कि जो आपका बहुजन मीडिया है, अम्बेडकराइट मीडिया है, उसको भी आप सपोर्ट करें और उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्योंकि देखिए अमेरिका में इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, फ्लैग होस्टिंग हुआ, एंटी कास्ट बिल आ गया, लेकिन भारत का मीडिया अभी भी चुप बैठा हुआ है। वो बहुत ज्यादा खबरें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, हमारे इतिहास को वो दर्ज नहीं करते हैं। लेकिन अब हम लोग खुद अपने इतिहास को दर्ज करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। इसलिए मिलके इस कारवां को आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वक्त में और इस तरह के वीडियोस, डिस्कशन हम आप तक लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। जय भीम। जय भीम।